हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां युंगबो ने हेन को हक किया हुआ था। अब बारिश ज्यादा तेज होने की वजह से वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब युंगबो हेन से कहता है कि आखिर तुम बिना बताए मेरे गाँव क्यों आई, जिस पर हेन कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर ने मैसेज करके ये बताया था कि तुम्हारे फादर के अगेंस्ट जो इंसान इलेक्शन में खड़ा है वो लोगों को पार्टी दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे फादर की मदद करने यहाँ आई। जिस पर युंगबो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि क्या सच में तुम मेरे फादर के लिए यहाँ आई थी। तो हेन कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ युंगबो के घर वाले आ जाते हैं और हेन को देखकर काफी इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। जिसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं जहाँ युंगबो की फैमिली उनसे कहती है कि तुम दोनों आराम से सो जाओ और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। इधर दोस्तों हेन का भाई सुचौल हेन की मॉम को वीडियोस दिखा रहा होता है कि देखो हेन अपने इन लॉज के घर गई हुई है जहाँ वो युंगबो के फादर को जिताने के लिए लोगों को पार्टीज भी दे रही है। अब ये देखकर हेन की मॉम काफी बेकार फील करती है और सुचौल से कहती है कि आज तक इसने मुझे मेरे बर्थडे पर कुछ नहीं दिया। खैर इधर दोस्तों युंगबो के फैमिली वाले भी आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हेन और युंगबो देखने में तो काफी खुश लग रहे हैं, तो हमें हेन को नहीं बताना चाहिए कि युंगबो उससे डाइवोर्स लेने वाला है। लेकिन तभी युंगबो की मॉम वहाँ सभी से पूछती है कि तुम में से किसी ने युंगबो के डाइवोर्स के बारे में किसी को बताया तो नहीं। जिस पर युंगबो के फादर कहते हैं कि हाँ मैंने अपने दोस्त को बताया है। ये सुनकर फैमिली वालों को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद युंगबो का फादर अपने दोस्त से मिलने जाता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे युंगबो की डाइवोर्स वाली बात किसी और को तो नहीं बताई। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं मैंने वो बात किसी और को तो नहीं बताई, बट मैंने अपनी मॉम को बता दी है। जिस पर युंगबो के फादर कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपनी मॉम को नहीं बताना चाहिए था। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें तो पता है ना मेरी मॉम के अलावा कोई भी नहीं है मेरे पास, और तुम जानते भी हो कि मेरी मॉम की हालत कैसी है, इसलिए मैं अपनी मॉम से सारी बातें शेयर करता हूँ। और वहीं हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि इन्हें कोई बात बताना और ना बताना एक ही बराबर है क्योंकि इनको कुछ याद नहीं रहता। तो युंगबो का फादर उससे कहता है कि वैसे वो सब हमारी गलतफहमी थी, असल में सच तो ये है कि युंगबो अब हेन से डाइवोर्स लेना नहीं चाहता। और इधर दोस्तों हम हेन और युंगबो को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी युंगबो की नजर हेन के घुटने और हाथ पर पड़ती है जिसके चोट लगी हुई थी। तो युंगबो उसके बैंडेज लगाता है। इसी दौरान हेन अपने हाथ को देखती है और युंगबो से कहती है कि ये लाइफ लाइन है पर लोगों की ये काफी लंबी होती है, लेकिन मेरी इतनी शॉर्ट क्यों है, शायद इसलिए क्योंकि मैं जल्दी मरने वाली हूँ। जिस पर युंगबो से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, और साथ ही तुम्हें तो एक कैंसर सेंटर के बारे में भी पता है जहाँ तुम रिकवर हो सकती हो। तो हेन कहती है कि हाँ मुझे पता तो है, बट ये किसने कहा कि मैं वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और साथ ही हेन युंगबो से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्यूमर सेंटर तक चलोगे, और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं वहाँ जाने से डरती हूँ, पर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। जिस पर युंगबो कुछ नहीं कहता और बात बदलते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ में अब भी पेन हो रहा है। और साथ ही वो हेन के इतने क्लोज आ जाता है कि वो उसे किस करने वाला होता है और हेन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी वो पीछे हटता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और खुद से ही कहता है कि युंगबो क्या तुम पागल हो गए थे, तुम हेन को किस करने जा रहे थे, तुम ये क्या करने वाले थे। लेकिन तभी उसका दिल कहता है कि हेन वहाँ अकेली होगी, मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी हेन के पास नहीं जाता। और इधर हेन ये सोच रही होती है कि नहीं वो ऐसे नहीं भाग सकता, जरूर उसे कुछ न कुछ काम होगा। जिसके बाद दोस्तों हम युंगबो को उसके भाई के साथ देखते हैं जहाँ वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ उसका भाई कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी हेन से लड़ाई हुई है और इसलिए तुम वहाँ से बाहर आए हो, अगर ऐसा हुआ है तो तुम वापस हेन के पास चले जाओ। तो युंगबो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इधर हेन युंगबो का वेट कर रही होती है, इसलिए वो युंगबो को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो। तो युंगबो उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मेरा वेट मत करना। अब ये सुनकर हेन सोने की कोशिश करती है बट उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो खुद ही बाहर आकर देखती है। तो युंगबो वहाँ अपने भाई के साथ बैठा होता है जहाँ युंगबो का भाई उससे कह रहा होता है कि तुम्हें हेन के पास जाना चाहिए वरना वो अकेली ही सो जाएगी। जिस पर युंगबो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो सो जाए और मुझे उसके रूम में ना जाना पड़े। अब ये बात पीछे खड़ी हेन सुन लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। और युंगबो खुद को कह रहा होता है कि ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे हेन को पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर हेन भी खुद से कह रही होती है कि ठीक है हमें साथ में नहीं सोना चाहिए क्योंकि इतने टाइम से हम लोग वैसे भी तो अकेले ही सो रहे हैं ना। इसके बाद दोस्तों ये सीन यहीं कट होता है और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ वर्कर्स हेन के घर से उसके होने वाले बेबी का सारा सामान निकाल रहे होते हैं। जिस पे युंगबो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें हेन ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। तो अब युंगबो हेन के पास गुस्से में आता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर हेन कहती है कि अब हमें उस सामान की कोई जरूरत नहीं है, और वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका होता है। जिसके बाद वो रूम में वापस आता है और वर्कर्स से कहता है कि ये बेड यहाँ से मत हटाना क्योंकि मैं यहीं सोना चाहता हूँ। अब युंगबो उस बेड पर लेट जाता है और ऊपर रूफ पर लगा एक स्टार को देखकर काफी जोर से रोने लगता है। और इधर हेन भी अपने अल्ट्रासाउंड को देख काफी इमोशनल थी और वहीं प्रेजेंट टाइम में हेन ये सब सोचकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग युंगबो हेन के रूम में आता है और कहता है कि आज तो तुम काफी
जल्दी उठ गई, जिस पर हेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं रात को सोई थी, और इतना कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि हेन अब अपने घर वापस आ रही होती है। अब युंगवू की मॉम हेन को कुछ खाने का सामान देती है और साथ ही कहती है कि काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ युंगवू के फादर का दोस्त और उसकी मॉम आ जाती है, जो युंगवू से कहने लगती है कि डिवोर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब ये सुनकर वहाँ सबकी बिल्कुल ही बोलती बंद हो जाती है। बट हेन सोचती है कि ये लेडी आखिर किस बारे में बात कर रही है, जिस पर युंगवू की सिस्टर हेन से कहती है कि ये तो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करती रहती है क्योंकि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन युंगवू के भाई बहन और उसके फादर वहाँ बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों रात में ठीक से सोए भी नहीं है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ इन लोगों के बीच। और साथ ही युंगवू की सिस्टर अपने फादर को बताती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि युंगवू की सिस्टर हेन को अपने भाई से ब्रेकअप करने के लिए बोल रही थी। और साथ ही वो कहती है कि आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए तुम्हें मेरे भाई को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ युंगवू आ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम हेन को क्या कह रही थी, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस सिर्फ इसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कह रही थी, और वैसे भी हेन तुम्हारे टाइप की नहीं है। जिस पर हेन गुस्से में उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे भाई का टाइप क्या है। जिस पर युंगवू की सिस्टर कहती है कि मेरा भाई एक सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड लड़की डिजर्व करता है, और वैसे भी तुम तो बड़ी लड़ाकू हो। और साथ ही वो कहती है कि मेरे भाई के कॉलेज में उसके टाइप की लड़कियां थी। जिस पर युंगवू कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं और अभी तो मैं सिर्फ हेन से ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो हेन को वहाँ से ले जाता है और प्रेजेंट टाइम में युंगवू का फादर अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुमने ऐसा भी किया था। जिस पर युंगवू की सिस्टर कहती है हाँ मैंने ये किया था, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम हेन और युंगवू को देखते हैं, जहाँ हेन युंगवू से कह रही होती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं कल तुम्हारी वजह से नहीं सो पाई, बल्कि मैंने नींद की गोली नहीं ली थी और मुझे अपने बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। जिस पे युंगवू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कैसी हो, और भला मुझसे बेहतर तुम्हें कौन ही जानता होगा। अब इस बात से हेन को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो काफी तेज तेज चलने लगती है कि तभी वहाँ हिंसुन आता है और हेन को अपने छाते में लेकर जाने लगता है, और साथ ही वो पीछे मुड़कर युंगवू को देखता है तो युंगवू भी उसे देख रहा होता है। अब दोस्तों युंगवू अंदर आता है और हिंसुन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर हिंसुन कहता है कि मुझे यहाँ हेन की मॉम ने इनवाइट किया है, और साथ ही हिंसुन कहता है कि मेरा और हेन का बिजनेस की वजह से यहाँ रहना ही ठीक है, क्या इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। जिस पर युंगवू कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँ तो तुम जाओगे। तो हिंसुन कहता है कि नहीं। तो युंगवू कहता है फिर तुम पूछ ही क्यों रहे हो। इधर दोस्तों हम हेन को देखते हैं जो कि अपने हैंड वॉश कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके हाथ की लाइफलाइन को किसी ने पेन से लंबा किया हुआ होता है, जो कि मिट भी नहीं रहा होता है। तो वो सोचती है कि आखिर ये किसने किया होगा। अब हेन नीचे आती है और हिंसुन से पूछती है कि युंगवू कहाँ है। तो हिंसुन बताता है कि वो तो ऊपर गया था, क्या वो ऊपर रूम में नहीं है, और क्या तुम दोनों अलग अलग रहते हो। जिसके बाद दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेन की मॉम की सेक्रेटरी ग्रेस ने हिंसुन को बता दिया होता है कि हेन और युंगवू अलग अलग ही सोते हैं, और जब वो साथ में होते हैं तो अक्सर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन चेयरमैन युंगवू को काफी मानते हैं और वो उसकी सारी बातें मानते हैं। जिस पर हिंसुन कहता है कि मतलब युंगवू हमारे प्लान में रुकावट बन सकता है। वहीं दोस्तों प्रेजेंट में हिंसुन हेन से कह रहा होता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। जिस पर हेन कहती है कि हाँ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो हिंसुन कहता है कि नॉर्मली हस्बैंड अपनी वाइफ के मेल फ्रेंड की वजह से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे हस्बैंड से पूछा कि तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो, तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर दोस्तों हम युंगवू को देखते हैं जो कि बेहद ही परेशान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये हिंसुन यहाँ से जा क्यों नहीं रहा और ये यहाँ क्या करने आया है। और तभी उसे याद आता है कि हिंसुन ने उसे बताया था कि पहले वो और हेन रिलेशनशिप में थे और उनका रिलेशनशिप बेहद ही हेल्दी था, लेकिन वो सोचता है कि क्या हुआ अगर वो रिलेशनशिप में थे, पर अभी तो हेन की शादी हो चुकी है ना। खैर इधर दोस्तों हम हेन की मॉम को देखते हैं जो कि हेन से खाना खाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन हेन उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। जिस पर हेन की मॉम कहती है कि हाँ तुम्हें भूख क्यों ही होगी, तुमने इतने मजे से अपने इन लॉज के घर जो खाना खाया था और तुम वहाँ काफी खुश भी थी। और साथ ही हेन की मॉम कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसे खुश नहीं देखा। जिस पर हेन कहती है कि आखिर तुमने मुझे कभी ठीक से देखा ही कहाँ है। इधर दोस्तों हेन का भाई सोचोल हिंसुन को मक्खन लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी बहन बचपन से ही काफी गुस्से वाली है, इसलिए उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। खैर दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेन को उसके डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो अपने डॉक्टर से कहती है कि मैंने एक ट्यूमर सेंटर देखा है जहाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। जिस पर उसका डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम ठीक तो हो सकती हो, पर वो तुम्हें पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें वेट करना चाहिए। जिस पर हेन कहती है कि नहीं अब मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ठीक होने के 50% से भी ज्यादा चांसेस हैं। इधर दोस्तों हम युंगवू, सुचोल और हेन के फादर को चेयरमैन के पास देखते हैं जो कि किसी लैंड को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सुचोल उनसे कहता है कि हिंसुन इस लैंड में इन्वेस्ट करने वाला है, जिस पर युंगवू कहता है कि इसके लिए हमें गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत होगी। तो सुचोल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो उस लैंड का ऑनर है वो अपना ही आदमी है, तो तुम्हें इसकी चिंता
करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर चेयरमैन कहता है कि हम हिनसुन पर भरोसा कर सकते हैं। तो युंगवू कहता है कि वो तो ठीक है, पर लोग कभी भी बदल जाते हैं, इसलिए कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इतना सारा पैसा लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें ध्यान से ही चलना चाहिए। अब इस बात से चेयरमैन भी एग्री करता है। जिसके बाद दोस्तों युंगवू वहाँ से बाहर निकलता है और किसी से फोन पर डैश कैमरे की फोटोज के बारे में बात कर रहा होता है। सामने वाला इंसान उससे कह रहा होता है कि फोटोज मिल गई हैं, तुम आकर ले सकते हो। जिसके बाद युंगवू उस शॉप पर आता है और कहता है कि इस डैश कैम में वो पुरानी फोटोज नहीं है, तो उन्हें आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वो बताते हैं कि इसमें लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो युंगवू कहता है कि इसमें जो फोटोज है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखना। इधर दोस्तों हम हेन की आंटी व्यंगजे को देखते हैं, जो कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड श्योली से लड़ रही होती है और कह रही होती है कि तुम इतने सालों से मेरे डैड के लिए खाना बना रही हो, तो क्या पता तुम उसमें कुछ मिलाती हो, इसलिए खाना तुम मेरे सामने बनाओगी। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद हेन की आंटी व्यंगजे अपने फादर चेयरमैन के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्योली ने बुरी तरह से मारा है। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताओगी और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मुझे तो लगता है कि तुमने ही उल्टा उसको मारा होगा। लेकिन तभी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड श्योली वहाँ आती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही इसे गुस्से में मारा है। पर चेयरमैन फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद हेन की आंटी व्यंगजे एक इंसान से मिलने आती है और चेयरमैन की गर्लफ्रेंड श्योली की उसे फोटो दिखाकर कहती है कि मुझे इस लेडी की पूरी डिटेल्स चाहिए। इधर दोस्तों हम हेन को देखते हैं, जिसके पास हिनसुन की कॉल आई होती है, जो कह रहा होता है कि हसीना की टीम मीटिंग के लिए रेडी है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। अब जैसे ही हेन वहाँ जाती है तो उसे जा रही होती है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो ऐसा फील कर रही होती है कि जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर है, इसलिए वो गिरने वाली होती है कि तभी हिनसुन आकर उसे संभाल लेता है और वो हेन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो हेन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हिनसुन कहता है कि अगर तुम ठीक ना हो तो मैं मीटिंग का शेड्यूल चेंज भी कर सकता हूँ। पर हेन कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट की तरफ आते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट से युंगवू बाहर आता है, जो हेन को देखकर कहता है कि क्या कुछ हुआ है। तो हेन उसे कुछ नहीं बताती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हेन वहाँ मीटिंग में आती है और वो अपने प्रोजेक्ट को वहाँ सबके सामने प्रेजेंट करती है। खैर इसके बाद हेन अपने डॉक्टर के पास आती है, जहाँ उसका डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अभी ट्रीटमेंट के लिए ट्यूमर सेंटर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो भी तुम्हारे इलाज के लिए मना कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब हेन डॉक्टर से बात कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी आंटी व्यंगजे आ जाती है, जो कि अपना चेकअप करवाने के लिए आई होती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। और वो दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही होती है, क्योंकि अब व्यंगजे को सब कुछ पता चल जाता है। तो व्यंगजे कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। तो हेन कहती है ठीक है, पर मुझे इस चीज की टेंशन है कि कहीं आप इसके बारे में किसी को बता ना दें। तो व्यंगजे कहती है कि क्या इसके बारे में तुम्हारे हस्बैंड युंगवू को भी नहीं पता? तो हेन कहती है कि सिर्फ उसे ही पता है। इधर दोस्तों हिनसुन चेयरमैन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पटाने की कोशिश करता है और वो चेयरमैन की पसंद की नेपोलियन के कुछ फिगर्स उसे दिखाता है, क्योंकि चेयरमैन को नेपोलियंस कुछ ज्यादा ही पसंद है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेयरमैन कुछ अनाथ बच्चों को नेपोलियन की स्पीच दे रहा होता है और वहाँ पर हिनसुन भी खड़ा हुआ होता है। इधर दोस्तों हम हेन को देखते हैं, जो कि अपने ट्रीटमेंट के लिए ट्यूमर सेंटर जर्मनी जा रही होती है, जहाँ उसके आंटी व्यंगजे उसे बता रही होती है कि तुम्हें वहाँ अकेला नहीं जाना चाहिए, या तो तुम युंगवू को अपने साथ लेकर जा सकती हो। तो हेन कहती है कि युंगवू बिजी है, तो मैं अकेली ही वहाँ जाना चाहती हूँ। अब व्यंगजे अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ युंगवू आता है। तो वो युंगवू से कहती है कि हेन अपने ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी अकेले क्यों गई है, जबकि तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था? तुमने उसे अकेला क्यों भेजा? और ये सुनकर युंगवू काफी चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हेन जर्मनी जा चुकी है। इधर दोस्तों हम हेन को देखते हैं, जो कि प्लेन में होती है और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। इधर युंगवू से बार बार कॉल ट्राई कर रहा होता है। जिसके बाद हम युंगवू को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अब पहले वाले युंगवू नहीं रहे हो, क्योंकि पहले जब तुम्हारी वाइफ कहीं बाहर जाया करती थी तो तुम काफी खुश होते थे। लेकिन युंगवू अपने फोन में जर्मनी का टेम्परेचर देख रहा होता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम हेन को पसंद नहीं करते हो, पर तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम उसे बहुत प्यार करते हो। जिस पर युंगवू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो अभी भी हेन के पास जा सकते हो। इधर दोस्तों हम हेन को देखते हैं, जो कि जर्मनी ट्यूमर सेंटर पहुंच गई होती है और अपने चेकअप्स करवा रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड होती है। इधर दोस्तों युंगवू हेन का एक पुराना वीडियो देख रहा होता है, जिसमें हेन से उसके ड्रीम के बारे में पूछा जा रहा होता है। तो वो कहती है कि मेरा पहला ड्रीम तो यही है कि मैं 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ और अपने सेल को नंबर 1 पर लेके जाना चाहती हूँ। जिसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम इसके बाद क्या करना चाहती हो? तो हेन कहती है कि मेरा ये ड्रीम कंप्लीट होने के बाद मैं लंबा ब्रेक लेना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं, उसके साथ लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकूं। और ये बोलते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है और युंगवू भी ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद युंगवू भागते हुए वहाँ से जर्मनी जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर दोस्तों हम हेन को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जो उसकी रिपोर्ट चेक करके बताता है कि अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बेहद ही नाजुक है, तो जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर हेन काफी सैड होती है और सोच रही होती है कि सभी मुझसे वेट करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि मेरे पास तो ज्यादा टाइम ही नहीं है। अब हेन वहाँ देखती है कि सभी लोग अपने अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं, पर हेन वहाँ अकेली थी, इसलिए वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है।
जिसके बाद हेन उसी प्लेस पे आती है जहाँ युंगबू उसे हनीमून के लिए लाया था और युंगबू ने उसे बताया था कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर किसी को कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन हेन कह रही होती है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि मैं तो पहले से भी ज्यादा परेशान हूँ और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन हेन वहाँ से नीचे आते वक्त काफी ज्यादा थक जाती है तो वो वहाँ नीचे बैठ जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ युंगबू भी आ जाता है जो हेन से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें हील्स नहीं पहननी चाहिए क्योंकि तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं होती हो और तुम्हें शूज पहनने चाहिए। और साथ ही वो हेन के लिए शूज भी लाया हुआ होता है। जिसके बाद वो उसकी हील्स उतार कर उसे शूज पहनाता है। जिसके बाद हेन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर होंगी। तो युंगबू कहता है कि मैं हॉस्पिटल गया था जहाँ मुझे पता चला है कि तुम्हारा अभी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था, इसलिए मुझे लगा कि तुम इसी जगह पर होगी। जिस पर हेन कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि इस जगह पर किसी को कोई टेंशन नहीं होती, पर मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। जिस पर युंगबू कहता है कि झूठ तो तुमने बोला है क्योंकि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं रुलाओगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी शादी के दौरान मैं काफी ज्यादा रोया हूँ। जिस पर हेन कहती है कि उस टाइम मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए मेरे माइंड में जो कुछ आया मैंने कह दिया। तो युंगबू कहता है कि अभी हम मैरिड हैं तो इस टाइम मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब ये सुनकर हेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो रोते हुए कहती है कि मैंने क्या कभी तुमसे कहा है कि तुम मेरे साथ ना रहो? मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तो अकेली रहना ही नहीं चाहती। जिसके बाद वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और साथ ही दोस्तों हमें एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि जब युंगबू और हेन अपने गाँव से वापस आ रहे थे तो हेन गाड़ी में सोई हुई होती है। तो युंगबू उसका हाथ देखता है तो उसे याद आता है कि हेन ने उससे कहा था कि उसकी लाइफलाइन शॉर्ट है, इसलिए वो अपने पेन से उसकी लाइफलाइन को लंबी कर देता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।